हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो हमने लास्ट सेशन में यहाँ पर एंड किया था इकोसिस्टम इकोलॉजी पे, और उसके पहले हमने कई सारे टर्म्स भी समझ ली थी। वी ऑलरेडी हैव स्टडीड कि इकोसिस्टम इकोलॉजी क्या होती है, देन वी अंडरस्टूड कि इकोसिस्टम क्या है, कम्युनिटी इकोलॉजी, कम्युनिटी पॉपुलेशन इकोलॉजी। तो कई सारी टर्म्स हमारी हो गई थी। उसमें अगर आप कुछ एक इम्पॉर्टेंट टर्म्स की बात करें तो तीन बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स वहाँ पर थी। एक टर्म आपकी थी दैट वाज एनवायरनमेंट। तो हमने समझ लिया था कि ये एनवायरनमेंट क्या होता है। देन वी ऑल्सो हैव हैड डिस्कशन ऑन इकोलॉजी, और लास्ट हमारा जो एक इम्पॉर्टेंट टर्म वहाँ पर हमने डिस्कस करा था वो है इकोसिस्टम। फाइन। सो these are the three terms which we have discussed in last part. अब यहाँ से आगे चलेंगे, देखेंगे और क्या क्या बेसिक इश्यूज आपको एनवायरनमेंट और इकोलॉजी में डिस्कस करने हैं। तो सबसे पहले एक और टर्म है ऑर्टिकोलॉजी। सो ये जो ऑर्टिकोलॉजी है, इट इज़ नथिंग बट एन इकोलॉजी ऑफ एन इंडिविजुअल। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कोई एक स्पीशी होगी, स्पीशी और उसके एनवायरनमेंट का जो भी रिलेशन है, हाउ एक कोई पर्टिकुलर स्पीशी अपने एनवायरनमेंट के साथ रिएक्ट कर रही है, इंटरेक्शन उसका हो रहा है, अगर आप उसको स्टडी करेंगे तो उसको आप कहेंगे कि ये ऑर्टिकोलॉजी है। ठीक है। नाउ इसका एप्लीकेशन अगर आप देखें तो इसका एप्लीकेशन होगा किसी स्पीशी के कॉन्जर्वेशन में। तो कोई अगर आप कॉन्जर्वेशन का अप्रोच देखें, कई सारे पर्टिकुलर स्पीशीज़ के लिए कॉन्जर्वेशन अप्रोचेस जो है वो चलाए जा रहे हैं। तो वी हैव अप्रोच फॉर टाइगर इन टर्म्स ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर, एलिफेंट, सो ऑन एंड सो फोर्थ। कई सारे आपको ये एग्जांपल्स मिल जाएंगे। तो आप क्या करेंगे कि कोई एक पर्टिकुलर स्पीशी को सेंटर में रखेंगे, उसके हिसाब से आप उसके सराउंडिंग या एनवायरनमेंट को स्टडी करेंगे, और फिर जो भी उस स्पीशी के लिए रिक्वायर्ड कंडीशंस होगी या उस स्पीशी के लिए रिक्वायर्ड जितने भी एस्पेक्ट्स होंगे उनके ऊपर आप वर्क करेंगे। राइट। जैसे कि अगर आप देखें एलिफेंट्स के एग्जांपल में, अगर यहाँ पर दो एलिफेंट के लिए एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजी जो चलाई जा रही है पिछले कुछ दिनों में, दैट इज़ रिगार्डिंग कॉरिडोर्स। राइट। एलिफेंट कॉरिडोर जिसको हम कहेंगे। सो वाई एलिफेंट कॉरिडोर हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड, बाकी किसी स्पीशी के लिए इतने अच्छे से आपको कॉरिडोर्स इंट्रोड्यूस करते हुए नहीं दिखाई देंगे। द रीज़न इज़, अगर आप एलिफेंट को स्टडी करें, एलिफेंट्स आर अ माइग्रेटरी स्पीशीज़। वो एक जगह पे नहीं रहते, वो एक जगह से दूसरी जगह पे माइग्रेट करेंगे, एंड दे गो फॉर अ लॉन्ग डिस्टेंस ऑल्सो। फाइन। बहुत लंबे लंबे डिस्टेंस के लिए वो ट्रैवल करते हैं, और उस वजह से उनकी जो रिक्वायरमेंट है, उनकी जो एनवायरनमेंट में रिक्वायरमेंट है, हमने उस हिसाब से ये एलिफेंट कॉरिडोर की पॉलिसी इंट्रोड्यूस करी। सो दैट इज़ हाउ वी आर ट्राइंग टू कॉन्जर्व दैट पर्टिकुलर स्पीशी। ठीक है। तो ये ऑर्टिकोलॉजी में आप यही करेंगे कि एक इंडिविजुअल स्पीशी जो होगी उसके हिसाब से आपकी सारी अप्रोचेस होंगे। राइट। देन वी ऑल्सो हैव समथिंग कॉल्ड साइनिकोलॉजी। साइनिकोलॉजी में आप क्या करेंगे, वी विल गो फॉर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ठीक है। सो अंडर नेचुरल कंडीशंस ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर एज अ नेचुरल ग्रुप अफेक्टिंग ईच अदर। तो जितने भी आपके किसी एक इकोसिस्टम में बायोटिक कंपोनेंट्स हैं या ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं, सो देयर वुड बी प्लांट, देयर वुड बी सम एनिमल्स, और इनका अपना इंटरडिपेंडेंस है एक दूसरे पर, नेचुरल इंटरडिपेंडेंस है। एज अ कम्युनिटी दे वुड ग्रो, और एज अ कम्युनिटी ओनली दे कैन सर्वाइव। ठीक है। सो उस पर्टिकुलर केस में जो भी आप स्टडी करेंगे या जो भी आपका अप्रोच होगा उसको हम लोग कहेंगे कि ये सिनोकोलॉजी है। इसका एप्लीकेशन अगर आप देखें तो व्हाट विल बी इट्स एप्लीकेशन, एक कॉन्जर्वेशन एरिया जब आप इस्टेब्लिश करते हैं, दैट इज़ इट्स एप्लीकेशन। अगर आप देखें, लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ वेटलैंड। ठीक है। वेटलैंड क्या है, एक कॉन्जर्वेशन एरिया है। नाउ इफ़ यू स्टडी वेटलैंड्स इन डिटेल, वेटलैंड में आपको दिखाई देगा देयर वुड बी प्लांट्स, देयर वुड बी एनिमल्स, और इन सब का अपने ऊपर एक इन सब का इंटरडिपेंडेंस बहुत ज़्यादा होगा एक दूसरे के ऊपर। ठीक है। और उसको आप कंसिडर करके ही जितना भी अप्रोच करेंगे वेटलैंड के कॉन्जर्वेशन में, तभी जाके सारी स्पीशीज़ जो है उस वेटलैंड में सर्वाइव कर पाएगी, वो वेटलैंड जो है वो थ्राइव कर पाएंगे। सो दैट इज़ हाउ सिनेकोलॉजी वर्क्स। सिनेकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। सिमिलरली किसी एक कॉन्जर्वेशन एरिया में, फॉरेस्ट एरिया में, यू ऑल्सो
ट्राई टू अंडरस्टैंड प्रेडेटर प्रे रिलेशनशिप, कि वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। सो ये आपका अप्रोच हो जाएगा सिनेकोलॉजी। अगर आप किसी इंडिविजुअल स्पीशी को टारगेट करेंगे तो दैट वुड बी ऑर्टिकोलॉजी। Moving next, there are some basic concepts in ecology. These basic concepts are nothing but that is how इसी concept पे आपका सारा environment या ecology work करेगा, ठीक है। तो जो भी आपको environment में करना होगा, ecology के लिए करना होगा, उसको करते हुए you will consider these particular aspect। तो सबसे पहली जो concept है that is called as holism। Next concept is ecosystem, third is succession, and fourth is conservation. So we'll try understanding one by one कि ये क्या क्या concepts है और इनका importance क्या है। So let's first move towards holism. So we are all aware of one word that is holistic, ठीक है। When we are saying holistic, we are considering taken as a whole। आप सारा ही जितना किसी एक रीजन का फिजिकल, बायोलॉजिकल, सोशल कंपोनेंट्स होंगे, उनको आप यू आर कंसिडरिंग इट एज अ होल। सबको एक साथ आप जब देखेंगे, सबको एक साथ जब आप स्टडी करेंगे, उसको आप कहेंगे होलिज्म। अब ये होलिज्म कॉन्सेप्ट जो है इट इज़ नॉट लिमिटेड टू एनवायरनमेंट। ये कॉन्सेप्ट और कई सारे स्टडीज़ में भी यूज़ करी जाती है, बट जब भी हम लोग होलिज्म एनवायरनमेंट में यूज़ कर रहे हैं तो किसी एक एनवायरमेंटल एरिया या किसी एक पर्टिकुलर रीजन के जितने भी फिजिकल एस्पेक्ट्स हैं, बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं और आपके केमिकल एस्पेक्ट्स हैं, इन सब को आप एक साथ कंसिडर करेंगे एंड देन यू विल ट्राई टू इस्टेब्लिश कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। सबका अपने आप में क्या क्या इंटरेक्शन होगा। अगर आप किसी एक को चेंज करेंगे तो यू आर कंसिडरिंग कि दूसरा एस्पेक्ट भी अफेक्ट होगा, एंड दैट इज हाउ अ होलिस्टिक थिंकिंग इज डेवलप्ड अबाउट द एनवायरनमेंट, ठीक है। अगर आप ये होलिस्टिक थिंकिंग डेवलप नहीं करेंगे तो होगा ये कि मान लीजिए आप सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट को टारगेट कर रहे हैं, मे बी आप किसी बायोटिक एस्पेक्ट को टारगेट कर रहे हैं, बट जब भी आप किसी एक बायोटिक एस्पेक्ट को ही टारगेट कर रहे हैं, हो सकता है कि आप जो भी एफर्ट्स ले किसी एक पर्टिकुलर बायोटिक एस्पेक्ट के लिए, उसके फॉल आउट जो है इट कुड बी सीन इन फिजिकल और केमिकल कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट। ये हो सकता है कि फिजिकल कंपोनेंट को ही आप कंसिडर करें तो उसका इम्पैक्ट जो है बायोलॉजिकल और केमिकल के लिए भी होगा। सो एज एंड व्हेन एग्जाम्पल आएगा ये सारी चीज़ें एक और बार क्लियर हो जाएगी। सो राइट नाउ जस्ट रिमेंबर कि वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट होलिज्म, we are just talking about a holistic approach in environment. Fine. Now, the term holism was coined by Jan Smuts in the year 1926. उसने एक बुक लिखी थी Holism and Evolution. Moving on, in environmental studies, holism is the idea that all aspects of the environment, including air, physical aspect, social aspect, wildlife, and human societies are interdependent. That is what I earlier said. And किसी एक में आप चेंज करेंगे तो उसका एक वाइड स्प्रेड इम्पैक्ट आपको दूसरे एस्पेक्ट के ऊपर दिखाई देगा। सो दिस इज वेरी वेल एस्टैब्लिश्ड। सो आई ऑल्सो हैव वन एग्जाम्पल। देखिए जो पोल्यूशन होगा रिवर के पोल्यूशन का जो इम्पैक्ट है उसको आपको थोड़ा सा होलिस्टिकली अगर आप देखें व्हाट विल हैपन। सो अ होलिस्टिक अप्रोच वुड कंसिडर नॉट ओनली द chemicals entering the river but also the sources of the pollution that impact the water chemistry and biology and the effects on downstream communities and ecosystem, ठीक है। तो कोई एक रिवर है, अगर आप रिवर पोल्यूशन की प्रॉब्लम को कंसिडर करें तो यू आर नॉट जस्ट थिंकिंग अबाउट एट अ लोकल लेवल एग्जैक्टली पोल्यूशन का प्रॉब्लम क्या है। व्हाट यू विल कंसिडर, यू विल ट्राई टू कंसिडर कि इसके सारे कंपोनेंट्स क्या क्या है। तो इसके अगर आप कंपोनेंट्स देखें देयर वुड बी अ पोल्यूटेंट, ठीक है। कोई एक इंस्टीट्यूट होगा या कोई एक एंटिटी होगी विच इज़ पोल्यूटिंग दिस रिवर, राइट। वो जो पोल्यूशन है उस पोल्यूशन का यहाँ की बायोलॉजी और केमिस्ट्री उसके ऊपर इम्पैक्ट आएगा। एट द सेम टाइम डाउनस्ट्रीम जितने भी विलेजेस होंगे इन विलेजेस कम्युनिटी पे इम्पैक्ट आएगा
उनके हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट होगा, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन पर इम्पैक्ट होगा, बिकॉज प्रोडक्टिविटी जो है रिवर की प्रोडक्टिविटी इट विल डिक्रीज। और जब भी आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है यू हैव टू कंसिडर ऑल दिस एस्पेक्ट, ठीक है। यू विल अप्रिशिएट कि ये जो रिवर का पोल्यूशन है, इस रिवर के पोल्यूशन से क्या क्या हो रहा है, दैट इज समथिंग फर्स्ट यू विल अप्रिशिएट, और तभी जाकर आपको एक होलिस्टिक सोल्यूशन जो है इस प्रॉब्लम की वो मिल पाएगी। अब इसी से रिलेटेड एक स्कीम को अगर आप देखें, आई जस्ट एक्सपेक्ट कि आप गंगा रिवर के लिए एक स्कीम है, ठीक है, विच इज़ ऑल्सो टू एन एक्सटेंट अप्लाइंग दिस होलिस्टिक अप्रोच। और ये जो होलिज्म का कॉन्सेप्ट है, होलिज्म का कंसेप्ट वहाँ पर यूज़ हो रहा है। तो जस्ट राइट इन कमेंट बॉक्स कि स्कीम क्या है और स्कीम के कंपोनेंट्स क्या है, ठीक है। तो यू विल एनी वे गेट अ सेंस कि ये होलिज्म का कॉन्सेप्ट किस प्रकार से उस पर्टिकुलर स्कीम में यूज़ हो रहा है। नाउ मूविंग ऑन, there is the concept of ecosystem. Already we have had discussion on ecosystem ने हमने क्या कहा था? So ecosystem is a whole biotic community in a given area plus its abiotic environment. तो ये ऑलरेडी बहुत अच्छे से डिस्कस हो चुका है, how environment, ecosystem and ecology differ from each other. Now when we are talking about the ecosystem, these interacting biotic and abiotic components interact with each other to form an integrated system, ठीक है। तो इसलिए हम लोग ये इकोसिस्टम जो है, इकोसिस्टम को क्या कहेंगे कि ये एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है, या एक इकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स है, या एक इकोलॉजिकल सिस्टम है। नाउ देयर वुड एग्जिस्ट सम पॉजिटिव, नेगेटिव और इवन न्यूट्रल इंटरैक्शन अमंग द ऑर्गेनिजम्स। फाइन, जब भी हमने ये कहा कि इकोसिस्टम में देयर इज अ इंटरैक्शन, वी आर मोर फोकस्ड ऑन द इंटरैक्शन बिटवीन द बायोटिक कंपोनेंट एंड इट्स, ये जो बायोटिक कंपोनेंट होगा, इस बायोटिक कंपोनेंट का एबायोटिक फैक्टर, ठीक है। इनमें जो भी इंटरैक्शंस होंगे दैट इज समथिंग वी आर कंसिडरिंग इन इकोसिस्टम। अब ये जो इंटरैक्शंस है दे कैन बी पॉजिटिव, दे कैन बी नेगेटिव एंड दे कैन बी न्यूट्रल। फाइन, तो अभी मैं इसमें टाइम स्पेंड नहीं करूँगा टू रन यू थ्रू कि ये क्या क्या पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा। जैसे जैसे हम लोग आगे की कॉन्सेप्ट्स देखेंगे उसमें इसमें क्लैरिटी आ जाएगी कि जितने भी बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट है व्हाट कैन बी ऑल दिस रिलेशनशिप्स। नाउ इकोसिस्टम की जब भी आप स्टडी करेंगे, इकोसिस्टम की स्टडीज में यू विल स्टडी कंपटीशन बिटवीन स्पीशीज, राइट, देन देयर विल बी प्रेडेटर प्रे रिलेशनशिप, एनर्जेटिक्स ऑफ इकोसिस्टम। एनर्जेटिक्स ऑफ इकोसिस्टम मतलब एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में हाउ एनर्जी इज मूविंग अप, राइट। तो आपके लोएस्ट ट्रॉफिक लेवल में प्रोड्यूसर्स होंगे विच आर गोइंग टू प्रोड्यूस देयर एनर्जी फ्रॉम सन। एनर्जी प्रोड्यूस होने के बाद देयर विल बी हर्बीवर एंड देन देयर विल बी कार्निवर। तो यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि ये एनर्जी और न्यूट्रिएंट ऑल्सो हाउ दे आर ट्रैवलिंग फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर ट्रॉपिक लेवल। और जब हम न्यूट्रिएंट की बात करेंगे तो बाय एंड लार्ज आई एम टॉकिंग अबाउट दी बायोजियोकेमिकल साइकिल्स। तो इसमें नाइट्रोजन की साइकिल है, कार्बन साइकिल है, देन वी ऑल्सो हैव सल्फर साइकिल, फॉस्फोरस, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो कई सारी साइकिल्स भी हमें यहाँ पर देखनी होगी। मूविंग ऑन, देयर इज समथिंग कॉल्ड सक्सेशन। सक्सेशन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सो आई जस्ट गो रन थ्रू दिस डेटा फर्स्ट, और उसके बाद में फिर एक और बार इलेबोरेट करूँगा कि व्हाट दिस सक्सेशन एग्जैक्टली इज। Now when we say ecological succession, so it is the process that describes how the structure of a biological community changes over time. ये एक important point है। Succession is an ecological phenomenon of replacement of an earlier ecosystem by a higher biomass rich and trophically diversified ecosystem, ठीक है। तो यहाँ पर replacement की बात हो रही है। Replacement of what? One ecosystem by another, ठीक है। मतलब पहले कोई एक इकोसिस्टम एग्जिस्ट कर रही थी, उसके बाद उसको रिप्लेस करके दूसरी इकोसिस्टम यहाँ पर एग्जिस्ट करेगी, और ये सारी जो प्रोसेस है इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस। सो व्हाट हैपेंस, लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ अ बैरन आइलैंड, ठीक है। सो एक बैरन आइलैंड हियर आई एम मीनिंग
कि न्यूली फॉर्म्ड कोई आइलैंड होगा, तो न्यूली फॉर्म आइलैंड पे आपको अगर लाइफ देखनी होगी तो दिखेगी क्या? नहीं दिखेगी, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, इट विल बी लाइक अ ब्लैंक स्पेस, बट ग्रेजुअली देयर वुड एमर्ज सम लाइफ। तो एक कुछ साल बाद, मे बी आफ्टर अ ईयर और टू, what you will find here, you will find some mosses and lichens, ठीक है। अब आगे क्या पार्ट क्या होगा, और कई सालों बाद what you will find, you will find grasses, और कई सारे सालों बाद you will find shrubs, and finally you may have a dense forest. So here you can see what we हमने क्या कहा था, सक्सेशन क्या है? सक्सेशन ये एक इकोसिस्टम का दूसरे इकोसिस्टम से रिप्लेसमेंट होना है। तो देयर वाज वन इकोसिस्टम जिसमें डोमिनेंटली आपको मॉसेस और लाइचेंस दिख रहे थे, उसको रिप्लेस किया ग्रासलैंड्स ने, उसको रिप्लेस किया श्रब्स ने, फाइनली डेंस फॉरेस्ट। इट मे हैपन कि ये जो डेंस फॉरेस्ट है दे कुड ऑल्सो बी रिप्लेस्ड बाय सम अदर इकोसिस्टम, ठीक है। सो फॉर नाउ आई जस्ट ब्रीफली इंट्रोड्यूस कि ये सक्सेशन क्या है। इन कमिंग पार्ट्स, इन कमिंग स्लाइड्स वी हैव टू गो थ्रू डिटेल्स ऑफ दिस सक्सेशन प्रोसेस। तो उसमें देखेंगे कि ये टाइप्स ऑफ सक्सेशन क्या है, कैसे कैसे सक्सेशन हो सकता है, क्या क्या उसके एस्पेक्ट्स है। लास्ट कॉन्सेप्ट दैट इज कंजर्वेशन, ठीक है। सो इट इन्वॉल्व्स continuity of population through naturally operating trophism, ensures resilience और homeostasis of the system, ठीक है। अब ये सबसे पहले कंजर्वेशन में आपको एक टर्म समझनी है, दैट वुड बी होम्योस्टेसिस। नाउ व्हेन वी से होम्योस्टेसिस, व्हाट इज होम्योस्टेसिस? होम्योस्टेसिस इज नथिंग बट इट्स अ नेचुरल प्रोसेस ऑफ कंजर्वेशन, ठीक है। आई रफली से कि ये एक नेचुरल प्रोसेस है जिससे किसी एक इकोसिस्टम का कंजर्वेशन होगा। दैट इज व्हाई वी आर डिस्कसिंग होम्योस्टेसिस इन कंजर्वेशन। आई डोंट थिंक आई नीड टू गो थ्रू दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट कि ये कंजर्वेशन क्या होगा। कंजर्वेशन इज नथिंग बट कोई एक इकोसिस्टम है, सो यू जस्ट हैव टू मेक श्योर कि इस इकोसिस्टम में जितने भी बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स होंगे दे रिमेन द वे दे आर, ठीक है, उनमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, कोई भी निगेटिव चेंजेस नहीं होंगे। और अगर कोई चेंजेस नहीं होंगे तभी जाकर ये पूरा इकोसिस्टम जो है ये अपने सही सलामत होगा या सही से रहेगा, ठीक है। सो दैट इज व्हाट द कंजर्वेशन इज। जैसे कि हम लोग प्रोटेक्टेड एरियाज क्रिएट करते हैं। व्हाई डू वी क्रिएट प्रोटेक्टेड एरियाज? जस्ट टू कंजर्व द इकोसिस्टम, ठीक। So that is nothing but conservation is. Now when I am saying कि homeostasis is it's a natural process of conservation. So homeostasis क्या होगा? देखिए इकोसिस्टम की ये एबिलिटी है। What is homeostasis? Homeostasis is the ability of ecosystem. It is the ability of ecosystem to maintain its state, ठीक है। वो जैसी है वैसे बने रहने की नेचुरली कोशिश करेगी, उसको हम कहेंगे होम्योस्टेसिस। टू गिव यू वंडरफुल एग्जांपल, जस्ट टेक अ फॉरेस्ट एरिया। एक कोई फॉरेस्ट एरिया है, फाइन। इन दिस फॉरेस्ट एरिया मान लीजिए किसी कोई, लेट्स टेक टू कंपोनेंट्स ऑफ इट। आई विल हैव डियर्स एंड आई विल हैव ग्रास, फाइन। ये जो पूरा फॉरेस्ट एरिया है इट कैन सपोर्ट लेट्स से 100 डियर्स, क्योंकि अवेलेबल जितना भी फूड है, ग्रास है, इट कैन ओनली सपोर्ट 100 डियर्स। लेट्स से फॉर सम रीज़न ये बैलेंस बिगड़ेगा, डियर का नंबर जो है इट विल गो अप टू 110, राइट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब जैसे ही फॉरेस्ट एरिया में 110 डियर की नंबर हो गई, एट द सेम टाइम द कंजम्पशन ऑफ ग्रासेस विल इंक्रीज, ठीक है। तो आपका ग्रास का कंजम्पशन बढ़ जाएगा बिकॉज देयर आर नाउ 110 डियर्स। ग्रास कितने के लिए अवेलेबल थी? ओनली फॉर 110 हो जाएंगे, ग्रास का कंजम्पशन बढ़ गया, ठीक है। सो आफ्टर सम टाइम व्हाट विल हैपन, दिस proportion of this amount of grass in this particular
इकोसिस्टम इट विल रिड्यूस, ठीक है, क्योंकि कंजम्पशन बहुत ज़्यादा हो रहा है अब सॉरी। नो एज इट विल गो ऑन रिड्यूसिंग, अब ये ग्रास का अमाउंट इतना हो गया रिड्यूस हो के कि इट कैन नाउ ओनली सपोर्ट 90 डियर्स, ठीक है। अर्लियर नेचुरली कितना था 100, अब क्या होगा, अब ये हो जाएगा कि इसके ऊपर प्रेशर हो जाएगा, प्रेशर होने के बाद ग्रास रिड्यूस हो जाएगी। ग्रास अगर रिड्यूस हो गई, इंटरमीडिएट स्टेप वुड बी कि देर विल बी शॉर्टेज ऑफ फूड, राइट, देर इज फूड शॉर्टेज। फूड शॉर्टेज हो गया तो धीरे धीरे डियर को खाना कम पड़ेगा, राइट। और जैसे ही ये फूड शॉर्टेज का अगर आप इम्पैक्ट देखें, व्हाट विल हैपन, द वीकेस्ट ऑफ द डियर्स दे वुड डाई, राइट। सो बचे कितने, एट द एंड इट मे हैपन कि यू विल हैव अ नंबर विच इज लेस देन 100, ठीक। अब 90 डियर है मान लीजिए, जैसे ही 90 डियर हो गए, ग्रास के ऊपर का प्रेशर जो है, प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही प्रेशर रिड्यूस हो गया, दिस ग्रास वुड ग्रो टू इट्स अर्लियर लेवल्स और ओरिजिनल कंडीशन जो है वो इस्टेब्लिश हो जाएगी। सो दैट इज हाउ द इकोसिस्टम इज वर्किंग। कोई एक डिस्टर्बेंस हुआ, लेकिन डिस्टर्बेंस होने के बाद सारी की सारी इकोसिस्टम फिर से उसके प्रीवियस स्टेट में रिस्टोर हो गई। एंड दैट एबिलिटी टू मेंटेन दिस इक्विलिब्रियम, मान लीजिए डिसइक्विलिब्रियम की पोजीशन भी आ जाए, डिसइक्विलिब्रियम की सिचुएशन भी क्रिएट हो जाए, उसके बावजूद ये जो इक्विलिब्रियम रिस्टोर हो रहा है थ्रू मोस्ट इम्पॉर्टेंटली नेचुरल प्रोसेस, कोई भी ह्यूमन इंटरफियरेंस नहीं है, इट इज़ थ्रू नेचुरल प्रोसेस, उसको हम कहेंगे कि ये होम्योस्टेसिस है, ठीक है। सो एनवायरनमेंट के बारे में कहा जाता है या सारी ही इकोसिस्टम्स के बारे में कहा जाता है कि इकोसिस्टम इज हैविंग वंडरफुल एबिलिटी टू बी और टू रिमेन इन अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है। सो दैट वाज अबाउट द होम्योस्टेसिस। मूविंग ऑन, so moving on we have some environmental factors, जिसको हम लोग कहेंगे कि इकोलॉजिकल फैक्टर्स भी है। सो एनवायरमेंटल फैक्टर्स में देर इज़ वन ग्रुप ऑफ फैक्टर जिसको हम कहेंगे बायोटिक फैक्टर एंड एबायोटिक फैक्टर, दिस इज़ वन क्लासिफिकेशन। देन देर इज़ अनदर क्लासिफिकेशन कॉल्ड एज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फैक्टर्स। अगर आप डायरेक्ट फैक्टर्स को देखें तो दिज आर लाइट, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, सॉइल, एयर, वाटर, ये सारे ही आपके डायरेक्ट फैक्टर्स हो जाएंगे बिकॉज दे आर डायरेक्टली अफेक्टिंग एन ऑर्गेनिज्म। At the same time, there are indirect factors, soil structure, soil organism, soil nutrient, so on and so forth. Then there are third group of factors, जिसमें एक फैक्टर्स होंगे आपके क्लाइमेटिक और एरियल फैक्टर्स। तो क्लाइमेट में टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन, ह्यूमिडिटी, ऑल दिस विड बी योर क्लाइमेटिक फैक्टर्स। देन देर इज टोपोग्राफिक और फिजियोग्राफिक फैक्टर, ठीक है। उसके बाद है एडाफिक फैक्टर्स, फैक्टर्स एसोसिएटेड विथ सॉइल, एंड देन देर विल बी बायोटिक फैक्टर। तो ये आपकी क्लासिफिकेशन हो सकती है एनवायरमेंटल फैक्टर्स की। लेट्स सी वन बाय वन। इसको लेके थोड़ी से कुछ बेसिक्स हैं, बेसिक्स पहले समझ लेते हैं। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एनवायरमेंटल फैक्टर्स, एनवायरमेंटल फैक्टर्स में कुछ एक फैक्टर्स होते हैं जिनको हम लोग कहेंगे कि ये लिमिटिंग फैक्टर है, ठीक है। दिस लिमिटिंग फैक्टर इट इज़ इम्पॉर्टेंट इन रेगुलेटिंग द पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है। लिमिटिंग फैक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। टू गिव यू एन एग्जाम्पल लिमिटिंग फैक्टर का, लेट्स टेक एग्जाम्पल ऑफ वाटर, ठीक है। अगर आप डेजर्ट में जाएं, इन डेजर्ट्स वाटर इज़ ए लिमिटिंग फैक्टर, वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं है, दैट इज़ द रीज़न डेजर्ट में आपको लाइफ नहीं दिखाई देगी। सो दैट इज़ हाउ लिमिटिंग फैक्टर्स एक्ट। सो इट मे हैपन कि टू मच ऑफ इट और टू लिटिल ऑफ इट, ठीक है। हियर वी आर सेइंग कि लिमिटिंग फैक्टर क्या है। लिमिटिंग फैक्टर प्रिंसिपल इज सेइंग किसी टू मच और टू लिटिल ऑफ एनी एबायोटिक फैक्टर। नाउ ऑल्सो रिमेंबर कि ये जो लिमिटिंग फैक्टर्स होंगे वो बायोटिक फैक्टर्स नहीं होंगे, दे आर एबायोटिक फैक्टर्स। दे कैन लिमिट और प्रिवेंट ग्रोथ ऑफ अ population even if all other factors are or near optimal range of tolerance. Again I'll go back to deserts. अगर आप deserts में जाएं,
इन डेजर्ट्स एक्सेप्ट वाटर देर इज एब्सोल्युटली नो रीज़न कि वहाँ पर लाइफ अच्छे से अबंडेंस में एग्जिस्ट ना करे. ठीक है. सो कई सारे अगर आप डेजर्ट की सॉइल देखें तो दैट सॉइल इज़ वेरी फर्टाइल. ठीक है. इट ओनली नीड्स वाटर. बाकी सनलाइट इज़ प्रॉपर. ठीक. वो सारी कंडीशंस मीट हो जाती है. बट व्हाट इज़ नॉट देयर, देयर इज़ नो वाटर. और इस एक फैक्टर की वजह से देयर इज़ नो लाइफ और वेरी लिमिटेड लाइफ. और यही आपको लिमिटिंग फैक्टर प्रिंसिपल बता रहा है कि देखिए लिमिटिंग फैक्टर क्या होते हैं. ये ऐसे एबायोटिक फैक्टर होंगे, they will limit or prevent the growth of population even if all other factors are met. Now here there are some example. water होगा, sunlight, temperature, so on and so forth. मैंने water के हिसाब से उसको आपका example दे दिया है. Moving next, there is something called range of tolerance. तो again ये सारे ही जितने factors available है, अब उनका बहुत कम होना भी वर्क नहीं करेगा, बहुत ज़्यादा होना, टू मच और टू लिटिल दोनों ही वर्क नहीं करेगा. तो ऑब्वियसली देर इज़ सम रेंज विद इन विच दिस फैक्टर्स शुड बी देयर. तो टेम्परेचर होगा, मान लीजिए सारे ही लिमिटिंग फैक्टर का ग्राफ इसी प्रकार से बनेगा. सो देर विल बी दिस रेंज जिसको आप कहेंगे कि दिस इज़ द रेंज ऑफ टॉलरेंस. राइट. अगर कोई भी फैक्टर इसके नीचे जाएगा तो पॉपुलेशन इंक्रीज नहीं होगी या पॉपुलेशन सस्टेन नहीं हो पाएगी. मान लीजिए कोई आगे चला जाए, बहुत ज़्यादा हो जाए, तो भी पॉपुलेशन सस्टेन नहीं होगी. ठीक है. आई जस्ट गिव यू वन एग्जांपल. आई थिंक आई हैव व्हेन वी आर सेइंग रेंज ऑफ टॉलरेंस. सो हियर टेम्परेचर की अगर आप रेंज देखें और एक्वेटिक स्पीशीज़, टेम्परेचर ऑफ वाटर एंड एक्वेटिक स्पीशीज़ की अगर आप रेंज देखें, सो देर इज सम ऑप्टिमम रेंज. राइट. नाउ वी आर नॉट गोइंग इनटू द नंबर ऑफ दिस रेंज, बट हमें यही ध्यान में रखना है कि देर इज़ वन ऑप्टिमम रेंज. मान लीजिए इस ऑप्टिमम रेंज के नीचे टेम्परेचर चला जाए, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो तो भी लाइफ नहीं होगी, और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो तो भी लाइफ नहीं होगी. तो यू हैव दिस बैंड और दिस रेंज ऑफ टॉलरेंस. नाउ range of tolerance, under natural conditions each organism possesses a range of tolerance. This includes both too little and too much of something. These two makes together two laws of limiting factor. इसमें पहला लॉ है दैट इज लिबिग्स लॉ ऑफ मिनिमम, और दूसरा लॉ है शेलफोर्ड्स लॉ ऑफ टॉलरेंस. लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट लिबिग इज सेइंग. सो लिबिग सेज कि ग्रोथ इज डिक्टेटेड नॉट बाय टोटल रिसोर्सेज अवेलेबल. नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. ठीक है. जो भी ग्रोथ है, जस्ट अ मिनट, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन और ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इन एन इकोसिस्टम, तो वो जो ग्रोथ है ये रिसोर्सेस, सारे ही रिसोर्सेस जो है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगी. किस पे डिपेंड करेगी? इट इज डिपेंडेंट ऑन द स्कैरेस्ट रिसोर्स. जो भी रिसोर्स लिमिटेड अमाउंट में अवेलेबल है, that growth is going to be dependent on that particular factor, and that is what we are calling it a limiting factor. Just take example, growth of plant is dependent on the amount of foodstuffs which is presented to it in minimum quantity. Fine. Plant का example लीजिए. ठीक है. You have soil, you have water, temperature, sunlight, so on and so forth. बट अगर आप एक एग्रीकल्चर से एग्जाम्पल लें, ये जो प्लांट की ग्रोथ है, प्लांट ग्रोथ इज डिटरमाइंड बाय द फर्टिलाइजर्स यू सप्लाई. ठीक है. और फर्टिलाइजर्स आप कितना सप्लाई करेंगे, यू आर अप्लाइंग वेरी मिनिमल क्वांटिटी. अगर आप उस क्वांटिटी को देखें तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं होती है. इट कुड बी जस्ट हैंडफुल ऑफ फर्टिलाइजर. फाइन. तो बहुत थोड़ी सी ही क्वांटिटी इन फैक्टर्स की आपको लगेगी. राइट. सो दे आर स्केयर ऑल्सो. ठीक है. ऐसा नहीं है कि आपका सॉइल जो है इट इज़ फुल ऑफ यूरिया और इट इज़ फुल ऑफ फॉस्फेट्स. राइट. सो दीज आर स्कार्स. बट अगर आप उसका हैंडफुल भी यूज़ कर ले, इवन देन इन दैट कंडीशन दिस ग्रोथ वुड टेक प्लेस, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन वुड टेक प्लेस. दैट इज़ वाई वी आर सेइंग ग्रोथ ऑफ प्लांट. एग्जाम्पल में हमने कहा कि ग्रोथ ऑफ प्लांट इज डिपेंडेंट on the amount of foodstuffs which is presented to it in minimum quantity. Now then there is one more law, it is called as Shelford's
law of tolerance. What Shelford is saying, Shelford says this law of tolerance is concerned with the limits of tolerance of a particular factor by species. So the existence, abundance and distribution of a species in an ecosystem is determined by whether the levels of one or more physical or chemical factor fall within the range of tolerated by species. Already example हम लोग देख चुके हैं. In this particular case I showed you कि टेम्परेचर अगर बहुत कम हो जाए देर विल बी नो लाइफ, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाए देर विल बी नो लाइफ. सो दैट वॉज अबाउट दी लिमिटिंग फैक्टर. ठीक है, अब टेम्परेचर को लेके कुछ टर्म्स यहाँ पर ध्यान में रखनी है. इफ़ यू आर यूजिंग वर्ड स्टीनो दैट मीन्स नैरो. If we are using word URI, that would mean wide. Now, when we are having these terms, इस terms का use किन्हीं species को define करने में. There are some species which are considered as eurythermal. ठीक है, अगर आप उनकी range of tolerance देखें, temperature की range of tolerance अगर आप देखें तो वो बहुत ज़्यादा होगी. ठीक है, अगर रेंज ऑफ टॉलरेंस बहुत ज़्यादा है, बहुत वाइड है, तो यू विल कॉल दीज स्पीशीज एज यूरीथर्मल. टेक एग्जांपल ऑफ ह्यूमंस आर टू एन एक्सटेंट यूरीथर्मल, राइट. देन देयर विल बी सम स्टेनोथर्मल्स, राइट. स्टेनोथर्मल में भी अगर मिनिमम साइड में टेम्परेचर है, लोअर साइड में जो सर्वाइवल की रेंज है वो अगर बहुत छोटी होगी, नैरो होगी, तो आप कहेंगे उनको ऑलिगोथर्मल. ठीक है, अगर हायर साइड पे रेंज नैरो है तो यू विल कॉल देम एज पॉलीथर्मल. ठीक है, तो स्टेनोथर्मल, आई गेस यू आर गेटिंग दिस वर्ड. स्टेनोथर्मल क्या है? अगर टॉलरेंस टेम्परेचर के टॉलरेंस की रेंज बहुत थोड़ी है तो आप उसको कहेंगे स्टेनोथर्मल. अगर रेंज बहुत ज़्यादा है तो यू विल कॉल इट एज eurythermal. So that was about the range of temperature. Fine. So we'll stop here. Starting next session we will continue with this environmental factor और one by one एक एक फैक्टर को समझ लेंगे, क्या क्या उसमें और टर्मिनोलॉजीज निकल कर आती हैं, क्या क्या उनका इम्पोर्टेंस है. दैट इज समथिंग वी आर गोइंग टू स्टडी starting next part. So see you again. Have a good time.